दोस्तों, अगर आप भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया करके इस कहानी को ना सुनें, क्योंकि इसमें डरावनी, सस्पेंस और बहुत ही भूतिया भरी कहानी है। तो कृपया कर 18 साल से कम उम्र वाले इसे ना सुनें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यक्षिणियों की कहानियां हमने बचपन से सुनी हैं। ऐसी कहानियां जो पुराने ग्रंथों में भी दर्ज मिलती हैं, जहां इनका रहस्यमयी और भयावह अस्तित्व बार बार बयान किया गया है। यक्षिणी कोई मामूली भटकती हुई आत्मा नहीं होती, बल्कि एक ऐसी मायावी शक्ति होती है जिसकी सुंदरता किसी भी इंसान की सोचने समझने की ताकत को पल भर में छीन सकती है। कहा जाता है कि बड़े बड़े तांत्रिक भी उसे वश में करने की कोशिश कर चुके हैं, पर यक्षिणी कभी किसी की गुलाम नहीं बनती। वह सिर्फ अपना शिकार चुनती है। और पुराने ट्रक ड्राइवर आज भी एक बात दोहराते हैं कि अगर आधी रात के बाद किसी सुनसान जंगल में कोई अनजान औरत रास्ता दिखाने की बात करे या नाम लेकर बुलाए, तो कभी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि हो सकता है वह इंसान न होकर यक्षिणी हो। और जो एक बार उसके साथ चला जाता है, वह फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मेरा नाम रघु है और मैं पिछले 16 सालों से ट्रक चला रहा हूं। देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर मेरा सफर हुआ है। रातें मेरी साथी रही हैं और सुनसान सड़कें मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। लोग अक्सर मुझे सतपुड़ा के जंगल की यक्षिणी की कहानियां सुनाया करते थे, पर मैं हमेशा उन्हें अंधविश्वास समझकर हंस देता था। मुझे लगता था जंगल में डर सिर्फ जंगली जानवरों या लुटेरों से होता है। भूत प्रेत जैसी बातें बस लोगों की कल्पना है। मगर पिछले साल नवंबर की एक रात मेरी यह सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस रात मैं नागपुर से इंदौर की तरफ लोहे के सरियों से भरा ट्रक लेकर निकला था। साथ में मेरा क्लीनर मुकेश था। रात के करीब 12 बज चुके थे और हम सतपुड़ा के घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं था। तभी अचानक इंजन से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और पूरा ट्रक बुरी तरह कांप उठा। मैंने फौरन ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क किनारे रुक गया और बोनट से काला धुआं उठने लगा। हम दोनों जल्दी से नीचे उतरे। बोनट खोला तो पता चला रेडिएटर बुरी तरह गर्म हो चुका है। इंजन से भाप निकल रही है और उसे तुरंत ठंडा करना जरूरी है, वरना पूरी रात हमें उसी सुनसान जंगल में फंसे रहना पड़ता। मैंने मुकेश से पानी की बोतल मांगी तो उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि आखिरी बोतल तो हम ढाबे पर ही खत्म कर चुके हैं। तभी सड़क किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी और मेरे कदम अपने आप रुक गए। जंग लगे उस बोर्ड पर मुश्किल से पढ़े जाने वाले अक्षरों में लिखा था, कालकुंड झील 2 किलोमीटर। न जाने क्यों उसे देखते ही मन में एक अजीब बेचैनी उठने लगी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। हमारा ट्रक सड़क पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट नहीं दिख रही थी। मोबाइल में नेटवर्क पूरी तरह गायब था और इंजन से भाप लगातार उठ रही थी। पानी नहीं मिला तो रेडिएटर पूरी तरह जवाब दे देता। मुकेश की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर साफ डर था, पर वह कुछ बोला नहीं। हमने 2 खाली कैन उठाए और उस कच्चे रास्ते पर चल पड़े जो जंगल के भीतर जा रहा था। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल सामान्य लगा, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की ऊंची डालियां बिना हवा के ही धीरे धीरे हिलने लगीं और कहीं से चमेली के फूलों की इतनी तेज खुशबू आने लगी जैसे किसी ने पूरे जंगल में इत्र छिड़क दिया हो। मैंने मुकेश से पूछा तो उसने सिर हिलाकर हाँ कहा, पर उसकी नजरें लगातार हमारे पीछे ही टिकी रहीं। मैं मुड़कर देखता तो वहां सिर्फ काला अंधेरा मिलता। तभी पीछे से पायल की बहुत धीमी छन छन की आवाज सुनाई दी। पहले लगा वहम होगा, पर अगले ही पल वही आवाज फिर आई। इस बार पहले से साफ, जैसे कोई हमारे पीछे ठीक उसी रफ्तार से चल रहा हो जिस रफ्तार से हम चल रहे थे। मैं 16 साल से ट्रक चला रहा था और न जाने कितने घने जंगलों से रात के अंधेरे में गुजर चुका था, पर उस रात सतपुड़ा के जंगल का जो सन्नाटा था, वैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। लगता था पूरा जंगल हमें देख रहा है। न किसी पक्षी की आवाज, न किसी जानवर की हलचल हवा तक थमी हुई थी। सिर्फ सूखे पत्तों के टूटने की चरमराहट सुनाई देती थी। मैंने 2 बार पलट कर देखा, पर टॉर्च की रोशनी में पेड़ों के तनों
और घने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मन को समझाया कि यह वहम है, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। करीब 10 मिनट चलने के बाद जंगल अचानक खुला और सामने एक विशाल झील दिखाई दी। चांद की सफेद रोशनी उसके शांत पानी पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने पूरी झील पर चांदी बिछा दी हो। पानी बिल्कुल स्थिर था, एक भी लहर नहीं उठ रही थी। इतना शांत पानी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं कैन लेकर किनारे पहुंचा ही था कि पानी की सतह पर कुछ हिलता दिखा। पहले लगा कोई सफेद कपड़ा तैर रहा है, पर अगले ही पल वह आकृति धीरे धीरे हिलने लगी और मेरी सांस अटक गई। झील के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे भीगे बाल कमर से नीचे तक लटक रहे थे और चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे बरसों से वहीं खड़ी हो। मैं कुछ कहता उससे पहले मुकेश ने कांपती आवाज में मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने बिना कुछ बोले झील की तरफ इशारा किया। मैंने दोबारा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत अब वहां नहीं थी। पानी फिर बिल्कुल खाली था। टॉर्च चारों तरफ घुमाई पर कोई नहीं दिखा। तभी पीछे से फिर वही पायल की धीमी छन छन की आवाज आई। इस बार इतनी पास कि लगा कोई ठीक हमारे पीछे खड़ा हो। हिम्मत नहीं हो रही थी पलटने की। फिर भी धीरे से गर्दन घुमाई तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी सूखी डाल पर टूटी हुई पायल हवा के बिना ही अपने आप हिल रही थी। कुछ पल पहले वहां कोई पायल नहीं थी। यह देखकर माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तभी झील के दूसरी तरफ से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। इतनी धीमी कि समझ नहीं आया सच थी या कानों का धोखा। पर उस हंसी के खत्म होते ही झील का पानी अपने आप गोल गोल घूमने लगा, जैसे नीचे से कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। हम दोनों कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गए। भंवर हर सेकंड बड़े होते जा रहे थे, जैसे नीचे कोई भारी चीज ऊपर आ रही हो। अचानक झील से बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका हमारी तरफ आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने छाती पर बर्फ रख दी हो। उसी पल चमेली की खुशबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने मुकेश का हाथ पकड़कर कहा कि पानी छोड़ो, यहां से चलते हैं। पर उसने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें झील के बीचों बीच किसी एक जगह जमी हुई थीं। मैंने उसे झकझोरा तो कांपती आवाज में बस इतना निकला कि वह फिर से आ गई है। मैंने दोबारा झील की तरफ देखा तो जो दिखा उसने पैरों से ताकत खींच ली। वही औरत फिर खड़ी थी, पर इस बार चेहरा हमारी तरफ था। चांदनी उस पर पड़ रही थी। उसकी खूबसूरती इतनी अजीब थी कि पहली नजर में डर नहीं बल्कि देखते रहने का मन करता था। आंखें गहरे नीले रंग की थीं, होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर अगले ही पल समझ आया कि वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें अपनापन नहीं, शिकार मिलने की खुशी थी। वह हमें बिना पलक झपकाए देख रही थी। मैंने मुकेश से कहा कि नीचे मत देखो, उसकी आंखों में मत देखो, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुकेश जैसे किसी गहरे नशे में डूब चुका था। चेहरे का डर गायब हो गया। वह बिना कुछ बोले झील की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसका हाथ खींचा, पर पहली बार उसने मेरी पकड़ छुड़ा दी। उसकी नजरें उसी औरत पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे वहां कोई अपना दिखा हो। झील के उस पार खड़ी औरत ने हल्के से दायां हाथ उठाया और उंगलियों के इशारे से मुकेश को बुलाया। होंठ हिले पर आवाज नहीं आई। फिर भी न जाने कैसे वह शब्द मेरे कानों में साफ सुनाई दिए, आ जाओ। मुकेश जैसे मेरी मौजूदगी ही भूल गया। पानी की तरफ चलता चला गया। उसके पैर अब मिट्टी पर नहीं, सीधे झील के भीतर पड़ रहे थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि पानी उसके घुटनों तक भी नहीं आ रहा था, जैसे झील खुद उसके लिए रास्ता बना रही हो। मैंने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। वह अचानक मेरी तरफ पलटा और उसकी आंखें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वे मुकेश की आंखें नहीं थीं। पुतलियां पूरी तरह नीली पड़ चुकी थीं और चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कुछ पल पहले उस औरत के चेहरे पर थी। भैया छोड़ दीजिए, वो मेरा इंतजार कर रही है। उसकी आवाज बिल्कुल मुकेश की नहीं थी। लगा जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। तभी झील के चारों तरफ खड़े बरगद के पेड़ों से एक साथ पायल की आवाज गूंज उठी। छन छन छन, जैसे सैकड़ों औरतें हमारे चारों ओर घूम रही हों। मैंने घबराकर टॉर्च घुमाई, पर जहां भी रोशनी पड़ती पेड़ों के पीछे सफेद साड़ियों जैसी परछाइयां एक पल के लिए दिखती
और गायब हो जाती। अब साफ समझ आ चुका था कि हम इस जंगल में अकेले नहीं थे और जिसने हमें यहां बुलाया था उसने अभी अपना असली खेल शुरू किया था। मेरे हाथों की पकड़ हर सेकंड कमजोर होती जा रही थी। मुकेश का शरीर किसी अनदेखी ताकत के वश में था। मैंने पूरी ताकत से खींचा पर वह 1 इंच भी पीछे नहीं आया। उल्टा लगा जैसे झील के भीतर से कोई उसे घसीट रहा हो। तभी झील के बीच खड़ी उस औरत ने गर्दन एक तरफ झुकाई और होंठों पर वैसी मुस्कान फैल गई जिसे देखकर रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। अगले ही पल उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वह हंसी इंसान की नहीं थी, उसमें औरत की मिठास भी थी और किसी जंगली जानवर की भूख भी चारों दिशाओं से एक साथ सुनाई दे रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद की और पूरी ताकत से मुकेश को झटका दिया। इस बार वह अचानक पीछे गिर पड़ा और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, झील के बीच खड़ी औरत पल भर में गायब हो गई। झील फिर बिल्कुल शांत हो गई, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। पर डर खत्म नहीं हुआ था। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। कदम इतने साफ सुनाई दे रहे थे कि लगता कोई बस 10 कदम दूर खड़ा है। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च पीछे घुमाई। पहले कुछ नहीं दिखा, पर रोशनी जैसे ही एक पुराने बरगद के तने पर पड़ी, कलेजा मुंह को आ गया। पेड़ के पीछे से 2 नीली आंखें हमें घूर रही थीं। रोशनी पड़ते ही वे अंधेरे में खिसक गईं, पर पायल की आवाज पहले से भी तेज हो गई। मुकेश जमीन पर बैठा हांफ रहा था, माथे से पसीना बह रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि भैया, यहां से भागो अभी। इसी वक्त मैंने बिना पल गंवाए उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों वापस उसी रास्ते की तरफ भागने लगे जिससे आए थे। पर कुछ दूर भागने के बाद मेरे कदम अपने आप रुक गए। सामने वही रास्ता नहीं था, वहां एक टूटी हुई पत्थर की मेहराब खड़ी थी और उसके पीछे घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली दिखाई दी। ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में पीली रोशनी जल रही थी और उसमें कोई खड़ा था। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, वही नीली आंखें, वह हमें ही देख रही थी। तभी हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा बिना किसी के छुए धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर के गहरे अंधेरे से वही मीठी पर रूह खंपा देने वाली आवाज सुनाई दी। रघु, इतनी दूर आ ही गए हो, अब लौटकर कहां जाओगे? उस आवाज ने पैरों की सारी ताकत छीन ली। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने मेरा नाम लिया था। मैंने अपना नाम कभी उसे बताया नहीं था। इस जंगल में हमें कोई जानता भी नहीं था, फिर उसे नाम कैसे पता चला? गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मुकेश ने कांपते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थीं। उसने फटी आंखों से हवेली की तरफ देखते हुए कहा कि यही है, यही हमें बुला रही है। यहां मत चलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर जैसे ही देखा, होश उड़ गए। जिस रास्ते से आए थे वहां अब रास्ता ही नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ खड़े थे, जैसे पूरा जंगल अपनी जगह बदल चुका हो। टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर हर तरफ वही पेड़, वही अंधेरा, वही धुंध, सड़क का नामो निशान तक नहीं था। तभी दूर से ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, बिल्कुल मेरे ट्रक की आवाज। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर लगातार 3 बार। एक पल के लिए खुश हुआ कि शायद कोई दूसरा ड्राइवर पहुंच गया। उसी आवाज की तरफ दौड़ने लगा, पर मुश्किल से 10 कदम चला था कि मुकेश ने मेरी शर्ट पकड़कर पीछे खींच लिया। अगर 1 सेकंड भी देर होती तो मैं सीधे एक गहरे गड्ढे में गिर जाता। टॉर्च नीचे डाली तो सांस अटक गई। वह साधारण गड्ढा नहीं था। नीचे इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी थीं। कुछ पर अभी भी बाल चिपके थे। मिट्टी से ऐसी सड़ांध उठ रही थी कि उल्टी आने लगी। उसी बूढ़े ड्राइवर की बात याद आ गई कि इस जंगल में जो यक्षिणी के पीछे जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। हम उस गड्ढे से हटे भी नहीं थे कि हवेली की ऊपरी खिड़की अपने आप खुल गई। वही औरत खड़ी थी, पर अब चेहरा पहले जैसा खूबसूरत नहीं था। मुस्कान धीरे धीरे फैलती जा रही थी और होंठों के दोनों किनारों से लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। नीली आंखें अंधेरे में जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। लंबे बाल हवा के बिना ही लहरा रहे थे। वह बिना पलक झपकाए हमें देख रही थी। फिर उसने हाथ उठाया और उंगली से हवेली के अंदर आने का इशारा किया। उसी पल कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी।
रघु अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार बरसों से कर रही हूं। मेरे कदम अपने आप हवेली की तरफ बढ़ने लगे। रोकना चाहता था, पर शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था, जैसे किसी ने इच्छा शक्ति छीन ली हो। तभी पीछे से मुकेश ने पूरी ताकत से मुझे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और उसी झटके से जैसे जादू टूट गया। घबराकर पीछे देखा तो मुकेश वहीं खड़ा था, पर अब वह मुझे नहीं देख रहा था। नजर हवेली के खुले दरवाजे पर थी। अगले पल उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान आई जो कुछ देर पहले उस यक्षिणी के चेहरे पर थी। फिर बिना कुछ बोले वह धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की तरफ चलने लगा, और इस बार जितना भी जोर से उसका नाम पुकारा, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं दौड़कर पीछे से उसका कंधा पकड़कर खींच लिया, पर जैसे ही हाथ उसके शरीर से टकराया, लगा जैसे किसी इंसान को नहीं बल्कि बर्फ के पत्थर को छू लिया हो। पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसने धीरे धीरे गर्दन मेरी तरफ घुमाई। वह मुकेश का चेहरा था, पर आंखें पूरी तरह नीली हो चुकी थीं। इंसानियत का कोई कतरा बाकी नहीं था। होंठ हिले और एक ऐसी आवाज निकली जो मुकेश की बिल्कुल नहीं थी। किसी औरत की आवाज, बहुत धीमी पर सीधी कानों में उतरती हुई। उसे जाने दो, अब यह मेरा है। शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बिना कुछ सोचे मुकेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। एक पल के लिए उसकी आंखें सामान्य हुईं। उसने देखा और चीखते हुए कहा, भैया भागो, वह मेरे अंदर आ रही है, भागो। पर बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका शरीर अचानक पीछे झटका खाकर हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। पैर जमीन से ऊपर थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने गर्दन से पकड़ रखा हो। अगले ही पल वह पूरी ताकत से हवेली के दरवाजे के अंदर जा गिरा। दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया और पूरा जंगल फिर उसी डरावने सन्नाटे में डूब गया। मैं घबराकर दरवाजे तक पहुंचा और दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया, मुकेश दरवाजा खोल, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी दूसरी मंजिल से भागने की आवाज सुनाई दी। फिर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमराई, जैसे कोई तेजी से नीचे उतर रहा हो। 1, 2, 3, 4 आवाज लगातार मेरी तरफ आती जा रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा। तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर इतना गहरा अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ कदम से आगे नहीं जा रही थी। उसी अंधेरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखी। उस पर कोई बूढ़ा आदमी बैठा था। शरीर बिल्कुल सूख चुका था। आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। पहले लगा शायद जिंदा है, पर जैसे ही करीब गया, सांस रुक गई। पूरे शरीर पर मोटे मकड़ी के जाले जमे थे, जैसे वह सालों से उसी कुर्सी पर बैठा हो। तभी उसकी गर्दन टक की आवाज के साथ मेरी तरफ घूम गई। उसने होंठ खोले, पर आवाज उसके मुंह से नहीं, पूरे कमरे की दीवारों से एक साथ गूंजी। भाग जा, अगर सुबह देखनी है तो अभी भाग जा, वह तुझे भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर उसकी गर्दन फिर नीचे लटक गई। अगले ही पल उसके शरीर की हड्डियां चरमराने लगी, खाल झड़ने लगी, और देखते देखते वह मेरी आंखों के सामने धूल बनकर कुर्सी पर बिखर गया। टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी रोशनी घूमती हुई कमरे के एक कोने में जाकर रुकी, और वहां जो दिखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। दीवार पर सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस, पहचान पत्र, फटी हुई यूनिफॉर्म, टूटे मोबाइल और नंबर प्लेटें टंगी थीं। हर नंबर प्लेट पर जंग लगी थी। कुछ पर खून जैसे भूरे धब्बे भी थे, जैसे इस हवेली ने सालों से आने वाले हर मुसाफिर की आखिरी निशानी संभाल कर रखी हो। तभी उन सब के बीच एक बिल्कुल नई नंबर प्लेट पर नजर पड़ी। वह मेरे ही ट्रक की नंबर प्लेट थी, पर मेरा ट्रक तो अभी भी जंगल की सड़क पर खड़ा था। फिर यह प्लेट यहां कैसे पहुंची? हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। कुछ पल के लिए लगा कि शायद दिमाग साथ छोड़ रहा है। कांपते हाथों से दोबारा उस प्लेट पर टॉर्च की रोशनी डाली। नंबर वही था, अक्षर वही थे, यहां तक कि नीचे सफेद पेंट से लिखा ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम भी वही था। समझ नहीं आ रहा था कि अगर मेरा ट्रक जंगल की सड़क पर खड़ा है तो उसकी नंबर प्लेट इस हवेली की दीवार पर कैसे आ सकती है। दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या यह हवेली सिर्फ डरावनी नहीं थी? क्या यह आने वाले समय को भी जानती थी? तभी अचानक पीछे रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी।
छर्र छर्रा। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में रखी एक छोटी मेज पर पुराना पीतल का लोटा रखा था। उसके अंदर नीले रंग का पानी चमक रहा था, वही पानी जिसकी तलाश में मैं और मुकेश जंगल में आए थे। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, रघु। मैं जम गया। वह आवाज उसी औरत की थी। इतनी दूर तक आकर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अंधेरे से वह धीरे धीरे बाहर आई, पर अब उसका चेहरा झील वाली खूबसूरत औरत जैसा नहीं था। उसकी सुंदरता के पीछे छिपा असली चेहरा सामने आ चुका था। आंखें पूरी तरह नीली चमक रही थीं, बाल जमीन तक फैले थे। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें इंसानियत का कोई निशान नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त मेरे पास है, पर अभी उसकी आखिरी सांस बाकी है। मैंने देखा, कमरे के दूसरे कोने में मुकेश जमीन पर बैठा था। आंखें बंद थीं, हाथ पैर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक रखे थे। मैं उसकी तरफ बढ़ा, पर यक्षिणी ने हाथ उठा दिया और मेरा शरीर वहीं रुक गया, जैसे पैर जमीन में जम गए हों। वह धीरे धीरे करीब आई और मेरे हाथ में एक पुराना पत्थर का प्याला रख दिया। उसमें वही नीला पानी था। बस एक घूंट। उसने धीमी आवाज में कहा, एक बार यह जल पी लिया तो तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। हाथ कांपने लगे। समझ आ गया कि यही वह सरोवर का जल है जिसकी चेतावनी उस बूढ़े ने दी थी। कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी, यक्षिणी की सबसे बड़ी ताकत उसका रूप नहीं, उसका मोह है। अगर उसका दिया जल पी लिया तो इंसान अपनी इच्छा खो देता है। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस जादू को तोड़ने की कोशिश की। यक्षिणी मेरी आंखों में देख रही थी। पी लो रघु। उसकी आवाज धीरे धीरे दिमाग पर असर करने लगी। हाथ प्याले की तरफ बढ़ने लगा। तभी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पास में टूटा हुआ एक छोटा लोटा पड़ा था। उसमें थोड़ा सा वही जल बचा हुआ था। समझ आ गया कि अगर यह जल उसकी शक्ति है तो शायद यही उसकी कमजोरी भी हो सकती है। मैंने आखिरी ताकत जुटाई और जैसे ही यक्षिणी ने मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मैंने अचानक वह प्याला उसी की तरफ फेंक दिया। प्याला हवा में घूमता हुआ सीधा उसके चेहरे से जा टकराया और नीला पानी उसके चेहरे, बालों और उस भयानक मुस्कान वाले होंठों पर बिखर गया। एक पल के लिए पूरा कमरा किसी अजीब सफेद रोशनी से भर गया, जैसे बिजली कौंध गई हो। और साथ ही एक ऐसी चीख गूंजी जो न इंसान की थी न किसी जानवर की। वह चीख इतनी तेज थी कि दीवारों पर टंगी नंबर प्लेटें खड़खड़ाकर हिलने लगी और कुछ लाइसेंस फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। यक्षिणी पीछे की तरफ लड़खड़ाई। उसका शरीर एक पल के लिए धुएं जैसा पारदर्शी हो गया, मानो नीला जल किसी तेजाब की तरह उसकी माया को जला रहा हो। उसकी आंखों की नीली चमक फीकी पड़ने लगी और चेहरे पर पहली बार डर जैसा कुछ दिखा। मैंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। मुकेश की तरफ दौड़ा। वह अब भी जमीन पर बैठा था, आंखें आधी खुली, शरीर बर्फ जैसा ठंडा। मैंने उसे कंधों से पकड़कर पूरी ताकत से झिंझोड़ा और चिल्लाया, मुकेश उठ, अभी उठ, वरना हम दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। शायद उस जल के छिटकने से जो जादू टूटा था उसका असर मुकेश पर भी हुआ, क्योंकि उसकी आंखों की वह अजीब नीली चमक धीरे धीरे कम होने लगी और उसने कांपती हुई सांस ली, जैसे कोई बहुत देर से पानी में डूबा हो और अभी अभी ऊपर आया हो। पीछे से यक्षिणी की चीख अब गुस्से में बदल चुकी थी। मैंने पलटकर देखा तो वह फिर से अपने असली रूप में लौट रही थी, पर इस बार उसकी हरकतें पहले जैसी शांत और मायावी नहीं थीं। वह जैसे दर्द में तड़प रही थी और उसी तड़प के बीच उसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों से जाले जैसे धागे निकलकर हमारी तरफ खींचने लगे, मानो पूरी हवेली ही हमें जकड़ना चाहती हो। मैंने मुकेश का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अब कहीं नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक ठोस पत्थर की दीवार खड़ी थी, जैसे वह दरवाजा कभी था ही नहीं। तभी मुझे उस बूढ़े आदमी की धूल में बदल चुकी बात याद आई। उसने कहा था कि सुबह देखनी है तो भाग जाना, पर भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मेरी नजर फिर उस टूटे लोटे पर गई जिसमें बचा हुआ नीला जल अब भी हल्का सा चमक रहा था। मैंने वह लोटा उठाया और मुकेश से कहा कि जो भी हो, इस जल से नजर मत हटाना, यही अब हमारी इकलौती ताकत है। यक्षिणी हमारी तरफ बढ़ रही थी, पर हर कदम पर उसकी परछाई कांपती, टूटती,
जैसे कोई पुरानी पिक्चर बार बार अटक रही हो। मैंने बचा हुआ जल हवा में हल्का सा उसकी दिशा में छिड़का और जहां जहां बूंदें गिरी वहां की हवा में एक झन्नाटे जैसी आवाज उठी, जैसे शीशा टूट रहा हो। उसी पल हवेली की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हुई। ऊपर से मिट्टी और पुराने लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे, मानो पूरी इमारत अपने आप ढाने वाली हो। यक्षिणी की चीख अब एक लंबी दर्द भरी कराह में बदल गई थी और उसी कराह के बीच जो पत्थर की दीवार कुछ देर पहले दरवाजे की जगह उभरी थी, वह चरचराकर टूट गई और उसके पार वही जंगल दिखाई देने लगा जहां से हम आए थे। अंधेरा अब उतना घना नहीं लग रहा था, मानो पूरब की तरफ आसमान हल्का सा उजाला होने लगा हो। मैंने मुकेश को लगभग घसीटते हुए उस टूटी दीवार से बाहर निकाला। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अपनी जगह पर वैसी ही खड़ी थी, बस उसकी खिड़की में अब कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे से आखिरी बार एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार जीत की नहीं बल्कि हार की। रघु, यह खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगी जब कोई और अकेला इस जंगल में भटकेगा। वह आवाज धीरे धीरे जंगल की हवा में घुलकर हमेशा के लिए गुम हो गई। हम दोनों बिना पीछे देखे उस कच्चे रास्ते की तरफ भागे और हैरानी की बात यह थी कि इस बार रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ मिल गया, जैसे जंगल ने खुद हमें जाने का रास्ता दे दिया हो। कुछ ही मिनटों में हम उसी सड़क पर पहुंच गए जहां हमारा ट्रक खड़ा था। रेडिएटर से अब भाप नहीं उठ रही थी, बल्कि वह अजीब तरह से पहले से ठंडा हो चुका था, जैसे किसी ने खुद ही उसकी मरम्मत कर दी हो। हम दोनों कांपते हुए ट्रक में चढ़े। मैंने इंजन स्टार्ट किया और बिना एक पल घुमाए वहां से निकल पड़ा। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मुकेश पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में अब भी वह डर था जो शायद कभी पूरी तरह नहीं जाएगा। इंदौर पहुंचने के बाद मैंने उससे पूछा कि उस रात झील में उसे क्या दिखा था, क्या महसूस हुआ था, पर उसने बस इतना कहा, भैया वो मत पूछो, बस इतना जान लो कि जो कुछ पल के लिए भी उसकी आंखों में देख लेता है, वह कभी उस रात को पूरी तरह भूल नहीं पाता। आज इतने बरस बीत जाने के बाद भी जब कभी मुझे नागपुर से इंदौर वाले उसी हाईवे से गुजरना होता है, मैं सतपुड़ा के उस जंगल के पास ट्रक की रफ्तार अपने आप बढ़ा देता हूं। कभी कभी रात के सन्नाटे में गाड़ी चलाते हुए मुझे दूर कहीं बहुत हल्की सी पायल की छन छन सुनाई देती है और उस पल मैं जान जाता हूं कि कालकुंड झील की वह यक्षिणी आज भी वही है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। और शायद यही वजह है कि आज भी पुराने ट्रक ड्राइवर उस रास्ते पर आधी रात के बाद रुकने से डरते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, इसलिए हर एक का नाम वीडियो में लेना संभव नहीं है, लेकिन यकीन मानिए मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं। आप लोग हर रोज मेरी कहानियां सुनते हैं, इसलिए मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए हर दिन एक नई, रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी लेकर आऊं। लेकिन ऐसी कहानियां बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता। हर कहानी के पीछे कई दिनों की तहकीकात, रिसर्च और मेहनत होती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको ऐसा कंटेंट दूं जो अलग हो, असली हो और सुनने के बाद लंबे समय तक याद रहे। आजकल आपने ऐसे बहुत से चैनल देखे होंगे जो दूसरों की वीडियो कॉपी करके अपलोड कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरी हर कहानी अपनी रिसर्च और मेहनत से तैयार होती है। यही वजह है कि मेरे कंटेंट को YouTube ने भी ओरिजिनल मानते हुए मोनेटाइज किया है। एक अच्छी कहानी तैयार करने में मुझे लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अगर आप मेरी इस मेहनत की कद्र करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आगे भी आपके लिए और भी ज्यादा डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आता रहूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और सबसे जरूरी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर या किस राज्य से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है और यह एहसास होता है कि हमारी कहानियां देश के हर कोने तक पहुंच रही हैं।
एक बार फिर आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में।